Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chapter number 5, Atomic Structure. हमारा आज का जो लेक्चर है इस चैप्टर में से वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और साथ हम बोहर्स मॉडल के इफेक्ट्स भी देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं और फिर लो प्रेशर पर इसको हाई वोल्टेज देते हैं तो ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये ब्लूइश लाइट इमिट करती है। जैसा कि हमने स्पेक्ट्रम में पहले पढ़ा था कि एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें ब्राइट लाइंस नजर आ जाती हैं, डिफरेंट कलर की लाइंस नजर आती हैं। हाइड्रोजन के केस में ये ब्लूइश लाइट होती है और जब इस ब्लूइश लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर में से देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा शार्प लाइंस नजर आती हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा शार्प लाइंस नजर आती हैं। इन शार्प लाइंस को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये विजिबल रीजन में हो सकती हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो सकती हैं और इंफ्रारेड रीजन में हो सकती हैं। तो हाइड्रोजन गैस को फिल किया डिस्चार्ज ट्यूब में, वोल्टेज अप्लाई की लो प्रेशर पर, तो ब्लूइश लाइट दिखी। और ये जो ब्लूइश लाइट है जब इसको स्पेक्ट्रोमीटर में से देखते हैं तो बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आती हैं जो कि विजिबल, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रीजन जो है इसमें नजर आएंगी। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनके आगे डिफरेंट ग्रुप होते हैं जिनको स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज जो हमारे सिलेबस में है वो 5 तरह की है। लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट और पिफांड सीरीज। इसमें जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है और बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन, और बाकी जो तीनों सीरीज हैं, पास्चन है, ब्रैकेट है, पिफांड है, ये आईआर रीजन में फॉल करती हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनकी ओरिजिन क्या है? देखें, ये हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जिनको बोहर ने शेल्स या ऑर्बिट कहा था। ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट है के के और एल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था। और फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से अवे जाते जाते हैं वैसे वैसे डिफरेंट ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी का डिफरेंस है वो पहले और दूसरे ऑर्बिट में है, उसके बाद दूसरे और तीसरे ऑर्बिट में कम हो जाता है, फिर तीसरे और चौथे ऑर्बिट में और कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी के डिफरेंस कम होते जाते हैं। अब जब हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो उसके फर्स्ट शेल में है, के शेल में पहले एनर्जी लेवल में है। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। यानी अगर आप इतनी एनर्जी देंगे जो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के जो डिफरेंस है उसके बराबर होगी, तो तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जा सकेगा। अगर उससे कम एनर्जी होगी तो वो एक्साइट नहीं होगा। याद रखिएगा, ये ऑर्बिट जो है इनकी एनर्जीज क्वांटाइज्ड हैं। अगर आप इतनी एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करे और उसकी एनर्जी किसी और ऑर्बिट के इक्वल हो जाए तो वो एक्साइट होगा, अदरवाइज वो उस एनर्जी को रिजेक्ट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम एक्साइट कर देते हैं एनर्जी प्रोवाइड करके। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, हत्ता कि इन्फिनिटी से, जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आता है
तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी विजिबल से और इंफ्रारेड से ज्यादा होती है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ देखें डिफरेंस ज्यादा है एनर्जी का। एनर्जी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही रेडिएशन की शॉर्ट होगी। यही वजह है यहाँ पर जो रेडिएशंस हैं वो यूवी रीजन में फॉल करेंगी, और इनको स्टडी किया था लाइमन ने। तो लाइमन सीरीज में जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा जंप करके फ्रॉम हायर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर सेकंड ऑर्बिट तक आए, यानी थर्ड से सेकंड में, इसी तरह फोर्थ से फिफ्थ सिक्स्थ और इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट तक आए, तो वो जो लाइट इमिट करता है वो विजिबल रेंज में आती है, क्योंकि इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा होने से मुराद है यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा है, और अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ रीजन की होती है विजिबल, और इसको स्टडी किया था बाल्मर ने। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर थर्ड ऑर्बिट तक रहे, यानी ऊपर वाले ऑर्बिट्स में फोर्थ फिफ्थ सिक्स या इन्फिनिटी, जहां से भी वो वापस लौट के आए, वो जब थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, इंफ्रारेड रीजन में। और इंफ्रारेड रीजन की एनर्जी विजिबल से भी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिट्स का डिफरेंस और कम है। तो ये पासन सीरीज है। पासन के बाद ब्रैकेट फोर्थ तक और पिफान सीरीज में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर फिफ्थ ऑर्बिट तक आता है। ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा, अल्ट्रावायलेट रीजन। सेकंड में ऑर्बिट में आएगा, एनर्जी का डिफरेंस कम हो गया, इसका मतलब है अल्ट्रावायलेट से कम वाली एनर्जी विजिबल की। और उसके बाद तीन सीरीज है, पासन, ब्रैकेट और पीफांड, ये इंफ्रारेड रीजन में आएंगी। तो डिफरेंट सीरीज, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज विजिबल, पासन, ब्रैकेट और पिफांड सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। ये डिपेंड करता है कि एनर्जी का डिफरेंस कितना है, और फिर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर किस ऑर्बिट में वापस आता है। जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा। अब हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस निकालते कैसे हैं, उसका वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अगर आपको याद हो बोहर्स मॉडल में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ लिया था एनर्जी का। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस जी स्केयर एम ई फोर 8 एप्सिलॉन स्केयर एन वन स्केयर एच स्केयर। एन वन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, एन टू सेकंड या कोई भी हायर ऑर्बिट के लिए। अब अगर हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं ई टू माइनस ई वन, तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास डेल्टा ई है, डेल्टा ई में ई टू माइनस ई वन। अब ई टू जो है उसके साथ भी नेगेटिव साइन है, ई टू फार्मूले में माइनस, और फिर ई वन के साथ भी नेगेटिव साइन है यहाँ पर ई वन। ये माइनस ई टू, नेगेटिव साइन कौन सा है? ये वाला नेगेटिव साइन है जो फार्मूले में इसके साथ मौजूद है। तो माइनस ई टू, ये नेगेटिव साइन है डेल्टा डिफरेंस के लिए, और फिर माइनस ई वन। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस ई टू, ये जो साइन है नेगेटिव साइन है, ये वाला साइन है जो फार्मूले के साथ ऑलरेडी मौजूद है ई टू का। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर ई वन प्लस में कर देते हैं। हम इसी को रीअरेंज करके यूं भी लिख सकते हैं, ई वन माइनस ई टू करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ई वन में से ई टू निकाल दें, ये कॉमन आ जाएगा, जी स्केयर भी कॉमन है, एम ई फोर 8 एप्सिलॉन स्केयर एच स्केयर, ये सारे कांस्टेंट हैं स्वाए एन वन और एन टू के। तो ई वन पहले है तो एन वन पहले आ जाएगा, एन वन स्केयर माइनस एन टू स्केयर जॉल। ये एनर्जी का डिफरेंस है। आप E2 पहले सब्स्टिट्यूट करके E2 की वैल्यू लगा लें, फिर E1 की वैल्यू लगा लें, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर E1 को शुरू में ले आए जैसा कि यहाँ पर हमने किया, और E2 को बाद में ले जाएं। तो ये यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, हम इन कांस्टेंट्स की वैल्यू भी यहाँ पर लगा सकते हैं। वो कितनी वैल्यू है? 2.18 into 10 raised to minus 18 जूल, 1 over n वन स्केयर माइनस 1 over n टू स्केयर। अब यहाँ पर आप किसी भी दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं।
इसमें जो n1 है वो ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके वापस आ रहा है, और n2 वो वाला ऑर्बिट होगा जिससे डी एक्साइट होके वापस आ रहा है। जैसे फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड, तो यहाँ n1 की जगह पर आ जाएगा सेकंड 2 का स्क्वायर, और कहाँ से वापस आ रहा है 2, यहाँ पर फोर्थ होगा। यानी जो n2 है वो हायर ऑर्बिट है, वो कोई भी हो सकता है, और n1 वो लोअर ऑर्बिट है। n1 n2 डजंट मीन फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट है, n1 कोई भी लोअर ऑर्बिट है और n2 कोई भी हायर ऑर्बिट है। तो इस तरह हम दो ऑर्बिट्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो हम एनर्जी का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर वो फिफ्थ से थर्ड में आया है, तो थर्ड जो है ये n1 है, लोअर ऑर्बिट है, और फिफ्थ जो है ये n2 है, ये हायर ऑर्बिट है। तो इस तरह हम दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को दोबारा देखें, डेल्टा ई अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, डेल्टा ई किसके बराबर होता है, एज फ्रीक्वेंसी। तो हम डेल्टा ई की जगह पर एज फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं, और यहाँ से फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो एच इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये एच का स्केयर है तो एच का क्यूब हो जाएगा। इस तरह हम इस फार्मूले से एनर्जी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं कि दो ऑर्बिट्स के दरमियान जो है वो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है हर्ट्स में। तो एनर्जी भी निकल आई, फ्रीक्वेंसी भी निकल आई। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी होता है सी ओवर वेव नंबर। देखें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी इंटू 1 ओवर वेवलेंथ, और वेवलेंथ का इनवर्स हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था। वेवलेंथ का इनवर्स जो होता है वो वेव नंबर होता है। इसका मतलब है हम फ्रीक्वेंसी की जगह पर सी, वेव नंबर सी स्पीड ऑफ लाइट है, और ये वेव नंबर वेवलेंथ का इनवर्स है। और यहाँ से हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, सी को इधर ले जाके डिवाइड कर दें, ये हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा। ये सारे कांस्टेंट्स हैं, और इन कांस्टेंट्स की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर Z1 होता है, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1095 10⁻31 किलोग्राम, चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.602 10⁻19 कॉलम, 8 कांस्टेंट है एप्सिलॉन 8.84 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, 8 की वैल्यू 6.626 10⁻34 जूल सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये सारे कांस्टेंट की जब वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.09678 इंटू 10⁻7 पर मीटर। पर मीटर वेव नंबर का यूनिट है, और ये जो है इसको हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, और रेडबर्ग कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 1.09678 इंटू 10⁻7 आ जाएगी। तो इस फार्मूले से हम डिफरेंट जो ऑर्बिट्स है उनके दरमियान जो वेव नंबर का डिफरेंस है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ये सारी जो वैल्यूज हैं इनकी जगह हमने वे ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लगा दी, और इसी फार्मूले से हम डिफरेंट सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में हमने देखा था कि जो n1 है वो 1 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब भी डी एक्साइट होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर फर्स्ट ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट से, किसी भी हायर ऑर्बिट में, जब भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो लाइमन सीरीज होगी। वो जो लाइट आएगी वो विजिबल सॉरी अल्ट्रा वायलेट रेंज में आएगी। तो अगर n1 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, ये तो हर दफा जब भी आप लाइमन सीरीज सॉल्व करेंगे n1 1 ही रहेगा। n2 ये जो है 2, ये सेकंड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट में आ सकता है, इसी तरह थर्ड से जंप करके फर्स्ट में आ सकता है। अगर आप देखें जब सेकंड से जंप करके फर्स्ट में आएगा तो ये 82.26 इंटू 10⁻5 है, लेकिन थर्ड से जंप करके फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस है, यानी एनर्जी, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी तीनों ज्यादा हो जाएंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा वेव नंबर होता है, और जब इन्फिनिटी से जंप करके आएगा तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे ज्यादा ही यहाँ पर
वेव नंबर की वैल्यू आएगी। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा इन्फिनिटी से अपने लोअर ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इसको हम कहते हैं ये लिमिटिंग लाइन है सीरीज की। लिमिटिंग लाइन क्या होती है सीरीज की? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जंप करके वापस आता है तो उसको हम कहते हैं ये लिमिटिंग लाइन है। अब अगर हम दूसरी सीरीज देखें लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में डी एक्साइट होके वापस आएगा। यानी इसमें जो n1 है वो हमेशा 2 रहेगा। इसमें भी देखिए n1 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। n जो 2 है वो कोई भी हायर ऑर्बिट हो सकता है। 3 से जंप करके आएगा 15.234, 4 से देखें 2 में आएगा तो डिफरेंस बढ़ जाएगा पहले से, एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का, और वेव नंबर भी देखें ज्यादा हो गया। इसी तरह जब इन्फिनिटी से आएगा तो वो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। इससे ज्यादा बाल्मर सीरीज में किसी भी लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर, उसकी इससे ज्यादा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या इससे कम वेवलेंथ नहीं आ सकती। तो इन्फिनिटी से जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो उसको हम कहते हैं ये लिमिटिंग लाइन है। इसी तरह हम बाल्मर सीरीज के साथ साथ पास्टन ब्रैकेट डिफाइंड सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। n1 की वैल्यू हर सीरीज में डिफरेंट होगी। डायमंड सीरीज में n1 1 है और n2 की भी हायर ऑर्बिट है। और जब इन्फिनिटी से आएगा तो हम कहते हैं ये लिमिटिंग लाइन है। और लिमिटिंग लाइन जो होती है वो सबसे ज्यादा वेव नंबर वाली किसी भी सीरीज की लाइन होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है। अब अगर हम डिफेक्ट देख लें बोर के मॉडल के, तो इसमें पहला डिफेक्ट है कि जो बोर का मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं उनके लिए है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे हाइड्रोजन एटम है, जैसे हीलियम आइन, लिथियम आइन, ब्रिलियम आइन है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है। उसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं ये डिफरेंट सीरीज, तो वो वैल्यू वो नहीं आती जो हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं। दूसरा डिफेक्ट है फाइन स्ट्रक्चर। बोर फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि हर जो लाइन है, जब हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। जैसा कि बाल्मर सीरीज में जो एच अल्फा लाइन है ये फर्दर 5 लाइंस में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब है सिंगल क्वांटम नंबर सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए। बोर ने, अगर आपको याद हो, अपने मॉडल में सिर्फ एन का जिक्र किया था, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पर तो हर ओरिजिनल लाइन डिफरेंट लाइंस में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब है सिंगल क्वांटम नंबर सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन जो है उसको, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। हमें इसके लिए एडिशनल क्वांटम नंबर की जरूरत है। तो ये दूसरा फेलियर था, ये दूसरा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड, सॉरी, बोहर मॉडल का। तीसरा, एटम जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है। जो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो एक्चुअली ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो टू डिमेंशनल नहीं होती, सिंगल प्लेन में नहीं होती, बल्कि ये थ्री डिमेंशनल स्पेस में होती है। तो ये भी एक और ड्रॉबैक। बोहर ने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में, रदरफोर्ड ने भी यही कहा था सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन बोर ने कहा था फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये 3D मोशन नहीं है, सॉरी 2D मोशन नहीं है। ये एटम की स्ट्रक्चर, जो एटम है, फ्लैट नहीं है। ये थ्री डायमेंशनल मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की। 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सिंगल प्लेन में मूव नहीं करता है। तो ये इसका मतलब है एटॉमिक मॉडल, जैसा कि बोर ने कहा था एटॉमिक मॉडल फ्लैट है, ये एटॉमिक मॉडल फ्लैट नहीं है। इसके साथ-साथ बोर ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी स्टडी नहीं किया था कि अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो स्प्लिट हो जाती हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब भी स्प्लिट हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को जी मैन इफेक्ट कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ये बोर इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यानी उसने स्टडी ही नहीं किया था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि बाद में जी मैन और स्टार्क ने स्टडी किए, जी मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के नाम से
इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, उसके बिहेवियर को, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ-साथ एडिशनल क्वांटम नंबर की भी ज़रूरत है। फाइनली बोर के डिफेक्ट्स में सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन है। सोमरफेल्ड ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के साथ-साथ जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उनमें भी रिवॉल्व करता है, यानी ऑर्बिट जो होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं। एक्चुअली तो एक ये थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है, ये कोई पाथ नहीं है जैसे हम ऑर्बिट कहते हैं कि ये पाथ है एक जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। एक्चुअली वो थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इसने कहा जो ऑर्बिट्स हैं वो एलिप्टिकल हैं इस तरह से, और जो न्यूक्लियस है इसके फोसाई के एक एंड पर यहाँ पर पड़ा होता है, यानी इसके मेजर और माइनर एक्सेस डिफरेंट होते हैं। अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट्स देखें तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मेजर और माइनर एक्सेस यानी हर तरफ से डिस्टेंस एक जैसा होगा। अगर हम इसको सर्कुलर बनाएं तो न्यूक्लियस से हर डायरेक्शन में ये वाला एक्सेस और ये वाला एक्सेस सेम है। लेकिन जब हम एलिप्टिकल की बात करते हैं तो एलिप्टिकल में मेजर और माइनर एक्सेस, ये वाला एक्सेस जो होगा ये मेजर होगा, इसकी लेंथ ज्यादा है, ये वाला एक्सेस माइनर एक्सेस होगा। तो सोमरफेल्ड ने कहा ऑर्बिट्स एलिप्टिकल है, और एलिप्टिकल जो हमारे पास ये एलिप्स हैं इनके एक एंड पे, फोसाई के एक एंड पर यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में होती है। ये एक और ड्रॉबैक था बोहर के मॉडल का। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल सीरीज देखी, फिर स्पेक्ट्रल सीरीज हमने सॉल्व करके भी देखी, और फाइनली हमने यहाँ पर बोहर के मॉडल के डिफेक्ट डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।